आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। बहुत समय पहले की बात है। वाजिद नगर में एक राजा रहते थे। चंद्रिका वहाँ की दासी थी। चंद्रिका की एक छोटी बेटी भी थी। चंद्रिका महारानी की सेवा करती और उसकी बेटी महारानी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। यह सब देख महारानी ने चंद्रिका से कहा, देखो चंद्रिका, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर चंद्रिका कहती है, जी महारानी, मैं एक दासी हूँ और मेरी बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। मुझे यह सब अजीब लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। क्या बोल रही हो? तुम भी देखो कितने प्यार से खेलने में व्यस्त हैं दोनों। अगले दिन सभा में राजा बैठे हुए थे। अचानक एक सैनिक आकर राजा को समाचार देता है, हे राजन, हमारे राज्य में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैल गई है। यह एक बहुत ही अजीब प्रकार का बुखार है। अगर इसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुविधा में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य की राजवैद्य कहाँ हैं? इतने में राजवैद्य वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महाराज, मैं यहाँ हूँ। दरअसल मैं रोगियों को परख रहा था। मेरे पास इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है। मैंने देखा है कि यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आसपास के लोग को भी अपना शिकार बना रही है। महाराज कुछ समय तक सोचते हैं और कहते हैं, सेनापति, पूरी राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा। सब आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। महाराज के आदेशानुसार सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर राज्य में जाता है और ढोल बजाकर आदेश करता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नजदीक नहीं जाएगा और परस्पर 2 हाथ की दूरी भी बनाकर रखेगा। महाराज सभा में से अपने कक्ष में आते हैं। वह देखते हैं कि चंद्रिका की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। कहते हैं कि चंदा, तुम्हें पता नहीं है, राज्य में गंभीर बीमारी चल रही है। जब तक बीमारी है तब तक तुम राजकुमारी के साथ नहीं खेलोगी और अपने घर पर ही रहोगी। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, लेकिन महाशय, मैं अकेले कैसे खेलूंगी? इतने में चंदा खड़ी होकर अपने घर जाने वाली होती है कि तभी राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राजवैद्य आते हैं और बताते हैं कि राजकुमारी को भी वही गंभीर बीमारी हो गई है। इसका तो मेरे पास अभी कोई इलाज नहीं है। यह सब देख महाराज दुविधा में पड़ जाते हैं। वह कुछ सोच ही रहे होते हैं तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज, बाहर एक बाबा आए हैं और आपको शीघ्र ही बुलाया है। बाबा, आप यहाँ कैसे? क्या काम है आपको? सुना है राजकुमारी इस बीमारी का शिकार हो चुकी है। मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। इलाज? कैसा इलाज? बताए ना बाबा। आपके राज्य के घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ से एक फल लेकर अपनी राजकुमारी को खिलाइए, वह तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका इस बीमारी का उपाय बताने के लिए। सुझाव देकर बाबा चले जाते हैं। सेनापति,
सैनिकों को लेकर जंगल में उस बड़े से पेड़ को ढूंढो और उसके फल को लेकर आओ। जी महाराज। सेनापति कुछ सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं और उन्हें वह पेड़ नजर आता है। पेड़ बोलता है, आओ आओ, मेरे ही फल लेने आए हो। क्या तुम बोलते भी हो जादुई पेड़? हाँ हाँ, मैं बोलता भी हूँ और मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो अच्छा है, तो फिर तुम ही अपने फल तोड़ दो। फल तो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 पहेली का जवाब देना होगा। तीनों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद ही तुम्हें एक फल मिलेगा। 3 जवाब देने पर 1 फल? चलो कोई नहीं, मैं राजकुमारी को एक ही फल से ठीक कर दूंगा। चलो पूछो अपनी पहेलियाँ। वो क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? अरे नहीं, मुझे तो इस पहेली का जवाब नहीं पता। चलो अगली पहेली पूछो। ऐसा क्या है जो समुद्र के तल में रहता है और माँ के छूने से ही मर जाता है? मुझे इस पहेली का भी जवाब नहीं पता। तो चलो तीसरी पहेली बताओ। जादुई पेड़ तीसरी पहेली पूछता है। ऐसा कौन सा है जिसके हाथ और पैर नहीं है, लेकिन फिर भी देश विदेश घूमता है? इसके बिना लोग भूखे मर जाते हैं। सेनापति कुछ समय तक सोचता है और बिना कुछ कहे राजमहल वापस लौट जाता है। वह सारी घटना महाराज को बताता है। महाराज कुछ सोचते हुए पूरी सभा में ऐलान कराते हैं कि जो भी इन तीनों पहेलियों का जवाब बताएगा उसे भेंट में उपहार दिए जाएंगे। लेकिन सभा में बैठे हुए किसी भी दरबारी को इन पहेलियों का जवाब नहीं आता है। महाराज गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मेरी सभा में सभी मूर्ख ही भरे हैं। चलो तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। इधर चंद्रिका अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है, मना किया था ना मैंने, वो बड़े लोग हैं, अगर उनकी राजकुमारी को कुछ भी हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। नहीं माँ, राजकुमारी मेरी वजह से बीमार है। मैं जाऊंगी और उन्हें ठीक करके ही वापस लौट आऊंगी। चंदा महाराज के पास जाती है और कहती है, महाराज मैं जाऊंगी उस जादुई पेड़ के पास और उसकी तीनों पहेलियों का जवाब दूंगी और बदले में उस जादुई फल को लेकर आऊंगी जिससे राजकुमारी ठीक हो जाएंगी। महाराज थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक अवसर देता हूँ। चंदा जंगल में जाती है, उसे वह जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह उससे कहती है, हे जादुई पेड़, आप अपनी तीनों पहेलियाँ पूछिए। जादुई पेड़ एक एक करके तीनों पहेलियों को पूछता है। चंदा थोड़ा देर रुक कर उन सभी पहेलियों का जवाब दे देती है। वह पहेली का जवाब वैद्य जी या गुरु जी, दूसरी का नमक और तीसरी का मोहर या पैसा देती है। यह सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश होता है और अपने जादुई फल को तोड़कर चंदा की झोली में डाल देता है। चंदा अभी भी वहाँ खड़ी हुई देख रही होती है। जादुई पेड़ कहता है, बेटी तुम अभी गई नहीं? चंदा कहती है कि हमारे राज्य में राजकुमारी के अलावा भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मैं उनके लिए भी फल ले जाना चाहती हूँ। चाहो तो और भी पहेलियाँ पूछ सकते हो। चंदा का ऐसा स्वभाव देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने पल भर में अपने जादुई फल जमीन पर बिखेर दिए। चंदा ने उस सभी फलों को समेटकर और राज्य वापस आ गई। राज्य
राज्य पहुंचने के बाद राजवैद्य ने उस फल के रस को राजकुमारी के मुंह में डाला और देखते ही देखते राजकुमारी उठ खड़ी हो गई। यह देखकर महाराज और महारानी बहुत खुश हुए। महाराज चंदा से कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। अब से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। महाराज चंदा को गले लगाते हैं और राजकुमारी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। सबरापुर नामक गांव में एक गरीब भानु नाम का लोहार रहता था। वह रोज लोहे के बर्तन बनाया करता था, लेकिन कई दिनों से कोई भी गांव का आदमी उसका बनाया एक भी बर्तन लेने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से भानु लोहार बहुत दुखी रहता था। एक दिन लोहार आग के पास बैठा लोहे के बर्तन बना रहा होता है कि तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम महेश होता है भानु के पास आता है। महेश, अरे हो भैया, कैसे हो भानु भाई? अरे बड़े दिन हो गए हैं भैया, गांव के बाजार की तरफ आते नहीं हो। सब ठीक तो है भैया? भानु, अरे भाई क्या बताऊं, इतनी मेहनत से लोहे के बर्तन बनाकर बाजार जाता हूँ, कोई गांव वाला खरीदता ही नहीं है। भाई कई दिनों से एक पैसा हाथ नहीं आया। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महेश, अरे भाई दीनू लोहार, अब गांव वालों को तुम्हारे हाथ के बनाए बर्तन पसंद नहीं आते हैं। अब तुम भी क्यों मेहनत करते हो? जाने भी दो भाई, अब तुम्हारे हाथों में वो पहले वाली बात नहीं है। हाँ अच्छा, अब मैं चलता हूँ भाई। दीनू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है कि तभी वहाँ दीनू की पत्नी आती है। दीनू की पत्नी, अजी सुनिए ना, आखिर आप लोगों के बर्तन बनाने का काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई मुनाफा तो होता है नहीं। यहाँ तक कि अब तो गांव वाले भी आपके बनाए बर्तन नहीं खरीदते। अब आप ही बताओ ना, ऐसे में हम खाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब आप ही जाओ और कुछ नया काम देखो। हाँ। भानु, लेकिन भगवान, मुझे तो सिर्फ ये लोहे के बर्तन ही बनाने आते हैं। ऐसे में मुझे भला कोई और काम कैसे मिलेगा? लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव वाला मुझे काम दे ही दे। बाद दीनू वहाँ से गांव की तरफ जाता है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा जिसके साथ में एक गाय होती है। बूढ़ा, अरे हो बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे साथ मेरे 2 गाय थे। मैं इन्हें मेले से लेकर आ रहा था तो मेरी एक गाय भागते हुए यहाँ आ गई। भाई मेरी मदद करो ना, जाने मेरा गाय कहाँ चला गया। भानु, अरे बाबा, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम्हारे गाय को ढूंढने में मदद करता हूँ। तभी दोनों गांव की ओर निकल जाते हैं, लेकिन पूरा गांव देखने के बाद भी उन्हें गाय कहीं नजर नहीं आती। भानु और वो बूढ़ा अपनी गाय के साथ शाम ढले जंगल में जाता है। तभी उन्हें गाय के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि जंगल में एक पेड़ के डाल के नीचे गाय फंस गई है। बूढ़ा, अरे भाई, ये इस पेड़ के पीछे कैसे फंस गई? इतनी मोटी टहनी के नीचे कैसे दब गई मेरी गाय? अरे कोई तो मेरी मदद करो, इस गाय को बाहर निकालो। अरे मैं तो लाचार बूढ़ा हूँ,
इतनी मोटी टहनी को मैं नहीं हिला सकता। अरे मेरी प्यारी गाय। तभी भानु उस मोटे टहने पर अपना जोर लगाकर उसे वहां से उठाकर किनारे कर देता है। बूढ़ा, अरे भाई तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम न होती तो मैं बेचारा बूढ़ा कैसे अपनी गाय को बाहर निकालता। तुम बहुत ही अच्छे हो भाई। क्या मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लोहार उस बूढ़े को सारी बात बताता है। बूढ़ा, अरे बेटा तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक उपाय है। तभी वो बूढ़ा एक चिमटा अपनी झोली में से निकालकर लोहार को देता है। बूढ़ा, बेटा ये कोई मामूली चिमटा नहीं है, बल्कि एक जादुई चिमटा है। इस चिमटे से तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। भानु, है क्या सच में बाबा? ये एक जादुई चिमटा है, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। बूढ़ा, हाँ बेटा, लेकिन यह चिमटा चमत्कारी है जो अपना रूप कभी भी बदल सकता है। ये मायावी चिमटा है, इसलिए लालच में आकर कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। याद रखना, ये जादुई चिमटा गलत हाथों में जब जाएगा तो इसका उपयोग अपने लालच को पूरा करने के लिए वो करेगा। तब ये स्वयं ही उसके पास से अपने स्थान पर वापस लौट आएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वह बूढ़ा वहां से चला जाता है। भानु चिमटे को लेकर अपने घर जाता है। भानु, ऐ जादुई चिमटी, तुम तो मेरी दशा जानते ही हो। अपने जादू से कुछ ऐसा कर दो कि गांव वाले मेरे बनाए लोहे की बर्तन लेने आने लगे, ताकि मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगे। अगली सुबह होती है और भानु देखता है कि उसके घर के बाहर गांव वालों की एक लंबी लाइन लगी है। भानु की पत्नी, जी देखिए ना, आज तो हमारे घर पर गांव वालों की बड़ी लाइन लगी है। हाँ, ये सब आपके बनाए लोहे के बर्तन लेने आए हैं। और हाँ, देखिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अरे भानु भैया, कहाँ हैं? कब से वेट कर रहे हैं आपका। मुझे एक लोहे की कढ़ाई चाहिए थी भैया, क्या मिलेगा? भानु, अरे हाँ भाई, हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ। और फिर ऐसे ही सारे गांव वाले भी भानु से जो भी बर्तन उन्हें चाहिए मांगने लगते हैं और बदले में भानु को पैसे देने लगते हैं, जिससे भानु और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। भानु, अरे वाह, कितने सारे पैसे आए हैं। अब लगता है हमें पैसों की तंगी नहीं होगी। वो जादुई चिमटा तो सच में जादुई है। भानु की पत्नी, सुनिए जी, आज तो आपके पास काफी पैसे आ गए हैं। अब मैं ये तो चाहती हूँ कि आप रोज ज्यादा मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाए और लोहे के बहुत सारे बर्तन बना के गाँव वालों को भी दे, जिससे हम जल्दी से अमीर हो जाएं। भानु, हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं खूब मेहनत से लोहे के बर्तन बनाऊंगा। अगली सुबह फिर से भानु के घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है। भानु फिर से गांव वालों को बर्तन देता है। तभी वहाँ मोहन आता है, जो भानु से चिमटा लेकर गया था। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि भानु के घर के बाहर गांव वालों की इतनी लंबी लाइन लगी है। मोहन, अरे अभी कुछ रोज पहले पास से गुजर रहा था, तब तो भानु लोहार रो रहा था कि मेरे पास अब कोई गांव वाला बर्तन लेने नहीं आता। और अब देखो, यहाँ तो गांव वालों की बड़ी लंबी तादाद है। लगता है कोई जादू की पोटली हाथ आ गई है।
इस भानु लोहार के पास तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये हुआ कैसे आखिर। तभी वो भानु के पास आता है और भानु से कहता है, मोहन, अरे ओ भानु भैया, तुम्हारी तो काया ही पलट गई। अब देखो तो जरा, सब गांव वाले बर्तन लेने तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। भानु, हाँ हाँ भाई, अब ऊपर वाले की मर्जी है, कभी धूप तो कभी छाँव। तभी वहाँ भानु की पत्नी जादुई चिमटा अपने हाथ में लेकर आती है और भानु से कहती है, जी देखिए ना, ये इतना सुंदर और चमकदार चिमटा मुझे अपने घर में मिला। आखिर इसे यहाँ कौन लेकर आया होगा जी? भानु, अरे भाग्यवान, ये मेरा चिमटा है और आइंदा इस चिमटे को कभी हाथ मत लगाना, समझी? लाओ दो मुझे मेरा चिमटा। मोहन को भानु की ये सब बातें काफी अजीब लगती है। मोहन मन में सोचता है, अरे ये चिमटा देखने में इतना सुंदर और चमकदार लग रहा है, लगता है ये कोई मामूली चिमटा नहीं है। हाँ, जरूर इस चिमटे ने ही कुछ किया होगा, तभी ये भानु अपनी पत्नी को भी इसे छूने नहीं देता। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देख मैं कैसी मजा चखाता हूँ तुझे। तभी मोहन रात के अंधेरे में भानु के घर से वो जादुई चिमटा उठा लेता है, लेकिन जैसे ही जादुई चिमटे को वो अपने हाथ में लेता है, वो जादुई चिमटा एक मुर्गी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर मोहन हैरान हो जाता है। मोहन, अरे रे भैया, ये कैसे हुआ? ये जादुई चिमटा अचानक से मुर्गी कैसे बन गया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चिमटा न सही, मुर्गी ही सही। तभी मोहन उस मुर्गी को अपने हाथ में उठा लेता है। मोहन, नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, मुझे ये तो समझ आ गया है कि तू कोई साधारण चीज नहीं है। कभी चिमटा कभी मुर्गी है, कुछ भी बन जाता है। ये मुझे बेवकूफ समझता है। अब देख तू मेरी समझदारी। मोहन, अरे वो जादुई मुर्गी, मुझे सोने की 100 मोहरें चाहिए, समझी? क्या तू दे सकती है मुझे? उसके ऐसे बोलते ही सोने की 100 मोहरें उसके पास आ जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। महेश, अरे वाह वाह वाह, सोने की इतनी सारी मोहरें! हाय, अब तो मुझे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है भैया। एक काम करता हूँ, इन सोने की मोहरों को छुपा के रख लेता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो एक घड़ी में सोने की मोहरें छुपा देता है। अब महेश रोज उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता है, उसे घड़ी में छुपा देता है। महेश, अरे वाह वाह वाह, अब तो मेरा ये घड़ा सोने की मोहरे से भरने ही वाला है। चलो चलो ठीक है, अब इसे छुपा देता हूँ। कल उस जादुई मुर्गी से एक साथ बहुत सारे सोने की मोहर मांग लेता हूँ। हाँ, अब मुझसे सब्र नहीं होता है। भानु, हे भगवान, मेरा जादुई चिमटा किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? जिसने भी चिमटा चुराया हो, बस उसका गलत इस्तेमाल ना करे। भानु की पत्नी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ बताइए ना। अब तो हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। भानु, भाग्यवान, काम तो ईश्वर की दया से सही है, लेकिन उस दिन जिस चिमटे के बारे में तुम पूछ रही थी, वो एक जादुई चिमटा था। उसके बाद भानु सारी बात पत्नी को बताता है। भानु की पत्नी, आप सही बोल रहे हैं, उस चिमटे का बस गलत इस्तेमाल ना हो। मुझे तो भैया पर शक है, क्योंकि उस दिन चिमटे की बात सुनकर वो कुछ अचंभित लग रहे थे।
अगली सुबह महेश फिर से उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता है, लेकिन इस बार मुर्गी एक भी सोने की मोहर नहीं देती। महेश, अरे आखिर जादुई चिमटा की बनी इस मुर्गी को क्या हो गया? आज एक भी सोने की मोहर नहीं दे रही है। ओ जादुई मुर्गी, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। महेश ऐसा कई बार बोलता है, लेकिन मुर्गी एक भी मोहर नहीं देती, जिसकी वजह से महेश को बहुत गुस्सा आ जाता है। महेश, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ तुझे कैसे नहीं देगी मुझे मोहरे। रुक तू, मैं तेरे अंदर से सारी सोने की मोहरे निकाल लूंगा। उसके बाद महेश बड़े से चाकू से मुर्गी के पेट फाड़ने के लिए वार करता है। उसके वार करते ही वो हैरान रह जाता है। अरे भाई, वो मुर्गी कहाँ गायब हो गई? और इस मुर्गी के पेट के अंदर ये चिमटा कैसे आ गया? ये तो मायावी मुर्गी है। नहीं नहीं, मायावी चिमटा है। और तभी महेश की झोपड़ी में आग लग जाती है। महेश चिल्लाने लगता है। महेश, अरे रे, ये मेरी झोपड़ी में आग कैसे लग गई? अरे मेरी सोने की मोहरे, हाय मेरी सोने की मोहरे न जल जाए कहीं। मेरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। अब अपनी सोने की मोहरे देख लेता हूँ। तभी महेश मिट्टी के अंदर छुपाया हुआ वो घड़ा निकालता है, जिसके अंदर वो सोने की मोहरे छिपाया करता था। जैसे ही घड़े के अंदर देखता है, हैरान रह जाता है। महेश ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। हाँ, ये क्या हो गया? मेरी सारी सोने की मोहरे ये मामूली सी मुर्गी के अंडे में कैसे बदल गई? भैया, अरे ये क्या हो गया? हाय हाय, मेरी सारी सोने की मोहरी कहाँ चली गई? मेरी तो झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई भैया, और हाथ से सोने की मोहरे भी गई। तभी वहाँ पर भानु और उसकी पत्नी आ जाती हैं। भानु, महेश भाई, किसी और के हिस्से की जादुई चिमटे को चुराने का हश्र यही होता है। अरे भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई। मैं लालच में आ गया था, जिसका मुझे इसका यही इनाम मिला। अरे मुझे माफ कर दो भैया। तभी वो मुर्गी फिर से महेश के सामने आ जाती है। मुर्गी, अब रोने से क्या होगा महेश? यह सब तुम्हारी ही लालच का नतीजा है, वरना मेरे द्वारा दी गई सोने की मामूली सी अंडों में बदलती और ना तुम्हारा सर्वनाश होता। महेश उसे देखते ही फिर से हैरान हो जाता है। मुर्गी, मैं एक जादुई चिमटा ही हूँ जो अपना रूप बदल सकता हूँ। तुम एक बेहद लालची इंसान हो। जब भी मैं किसी लालची इंसान के हाथों में आता हूँ तो मेरा रूप बदल जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं एक मुर्गी बन गया, लेकिन तुम्हारी लालच की हद रुकी ही नहीं और तुमने मुझे मारकर बहुत सारी सोने की मोहरें हासिल करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ यह सब हुआ। अब मैं जादुई चिमटा तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लालची इंसान। जिसके बाद वो मुर्गी से अपने असली रूप चिमटे में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। महेश, अरे मैं अपनी लालच में क्या कर बैठा, अपने हाथों अपना ही सर्वनाश कर लिया। हाय हाय, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मेरा लालच मुझे ही ले डूबा भैया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। एक गांव में भीमा नाम का गरीब मछुआरा रहता था। भीमा के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। भीमा मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। भीमा, रमा, मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र पर जा रहा हूँ। आज अगर ज्यादा मछलियाँ मिल जाए तो ज्यादा कमाई हो जाएगी, और वैसे भी मेरा जाल बहुत पुराना हो गया है। पैसे जोड़कर मैं एक नया जाल लेना चाहता हूँ। रमा, भगवान करे आपको आज समुद्र में खूब मछलियाँ मिले
और खूब कमाई हो। वैसे भी हर रोज के खर्चे से पैसे बच ही नहीं पाते। इसके बाद भीमा अपना जाल उठाता है और समुद्र पर पहुंचता है। समुद्र के किनारे उसकी नाव खड़ी होती है, जिसमें बैठकर वह बीच समुद्र में चला जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त किशन भी मछलियाँ पकड़ रहा होता है। दोनों बातें करते हुए मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। भीमा, भैया कुछ ज्यादा मछलियाँ मिल जाए तो अच्छी कमाई हो जाए। मेरा तो जाल भी पुराना हो चुका है, पैसे बचे तो एक नया जाल लेना चाहता हूँ। किशन, हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है। मेरे घर की तो छत ही टूटी हुई है। मुझे अपने घर की छत को ठीक करवाना है, लेकिन पैसे ही नहीं जुटते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश के मौसम में तो समुद्र में तूफान भी आते रहते हैं। इस तरह वो दोनों रोजाना की बातें करते हुए मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। मछलियाँ पकड़ने के बाद भीमा काफी देर तक बाजार में बैठा रहता है, ताकि उसकी सभी मछलियाँ अच्छे दामों में बिक जाएं। भीमा शाम को देरी से घर पहुँचता है। रमा, अरे आज तो आपको बहुत देर हो गई, क्या हुआ? कुछ ज्यादा पैसे जमा हुए या नहीं? भीमा, अरे कहाँ, देर शाम तक मैं बाजार में भी बैठा रहा ताकि मछलियों की अच्छी कीमत मिल जाए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यही कुछ 2-4 पैसे फालतू बचे होंगे। इन पैसों को अलग जमा करते रहना। धीरे धीरे करके मैं एक नया जाल लूंगा। रमा, आप चिंता ना करें, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। चलिए अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। भीमा और किशन हर रोज साथ साथ ही मछलियाँ पकड़ने जाते थे और इधर उधर की बातें ही करते रहते थे। किशन, भैया मुझे तो लगता है आज तूफान आने वाला है। भीमा, हाँ, मुझे भी तूफान जैसे ही आसार नजर आ रहे हैं, परंतु तूफान ना ही आए तो बेहतर है, वरना हमारी तो आज की रोजी रोटी ही कट जाएगी। किशन, क्या करे भैया, मछुआरे की जिंदगी तो ऐसी ही है। अब आंधी और तूफान का क्या भरोसा, कभी भी आ जाते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और बिजली भी चमकने लगी। भीमा और किशन किसी तरह से अपनी नाव को किनारे पर लगाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। किशन, आज बहुत तेज तूफान आएगा, हम लोगों को यहीं सुरक्षित बैठना चाहिए। समुद्र के पास जाने में बहुत खतरा है। भीमा, हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। इस तरह वो दोनों पेड़ को अच्छी तरह पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक भटकती हुई नाव किनारे के कुछ ही दूरी पर बह रही होती है। उसमें से एक आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हमारी नाव रास्ता भटक गई है और तूफान में फंस गई है। कोई है, कोई तो है, कोई हो तो मेरी मदद करो। भीमा, अरे लगता है कोई रास्ता भटक गया है और तूफान में फंस गया है। हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी नाव को किनारे लगाना चाहिए। कहीं इस भयंकर तूफान में वह लोग मौत के मुंह में न फंस जाएं। किशन, क्या तुम पागल हो? पागल हो गए हो लगता है तुम। ऐसे भयंकर तूफान में वहां जाना अपनी मौत को दावत देना होगा। क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? देख नहीं रहे हो कितना भयंकर तूफान है? यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम मदद की बात कर रहे हो। कुछ देर सोच विचार करने के बाद भीमा उन लोगों की मदद करने का निश्चय करता है और अपनी नाव उठाकर समुद्र में फंसी नाव की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। किशन मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो गया। भीमा, आप लोग चिंता ना करें, अपनी नाव को किनारे की दिशा में घुमाएं।
मैं अपनी नाव से रस्सी फेंक रहा हूँ। उसे पकड़कर मेरी नाव की दिशा में बढ़ना शुरू करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी नाव सुरक्षित किनारे तक पहुँच जाए। भीमा रस्सी को घुमाते हुए दूसरी नाव पर फेंकता है। दूसरी नाव पर बैठे आदमी ने तुरंत उस रस्सी को पकड़ लिया और भीमा अपनी पूरी जान लगाकर किनारे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कड़ी मेहनत के बाद भीमा उस नाव को सुरक्षित किनारे तक ले आया। उस नाव में एक व्यापारी दीनानाथ और उसका एक साथी होता है। दीनानाथ, भैया, आपने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई। आप बहुत बहादुर हो। हम लोग आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? यदि आप हमारी मदद नहीं करते तो इस नाव में रखा लाखों का सामान इस समुद्र में ही डूब जाता और हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। परंतु आपने अपनी जान पर खेलकर इतनी बहादुरी से हम लोगों की जान बचाई। आज के समय में ऐसा कौन करता है भला? हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। अगर हम आपके किसी काम आ सके तो खुद को खुश नसीब समझेंगे। भीमा, अरे नहीं नहीं, जब एक इंसान मुसीबत में फंसा हो तो दूसरा इंसान मदद न करे तो वह इंसान नहीं रहता। आपने मदद के लिए आवाज लगाई तो मैं मदद करने के लिए आगे आया। आगे भगवान की मर्जी, जो उसने आपको और मुझे सही सलामत किनारे तक पहुंचा दिया। दीनानाथ, मैं 2 साल व्यापार करके अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करके ले जा रहा था। मेरे शहर पहुंचने तक का सफर केवल 2 ही दिन का था। हम बस शहर पहुंचने ही वाले थे कि बीच में यह तूफान आ गया। आपने केवल मेरी जान को ही नहीं बल्कि मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हुए धन को भी बचाया है। अगर आप बुरा न माने तो मैं इनाम के तौर पर आपको कुछ धनराशि भेंट करना चाहता हूँ। इससे आपकी भी कुछ मदद हो सकेगी। भीमा, अरे नहीं 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 जी, मैं इस काम के आपसे पैसे नहीं ले सकता। मेरे सामने कोई मदद के लिए चिल्लाया और भगवान ने मुझे उसकी मदद करने लायक बनाया। हम सबको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और इस तरह भीमा उन सब से विदा लेता है। तूफान थम जाने के बाद दीनानाथ और उसका साथी अपनी जमा पूंजी के साथ अपने शहर निकल जाते हैं। भीमा घर जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ हुई सारी घटना विस्तार से बताता है। रमा अपने पति का साहस और मदद करने की भावना को देखकर बहुत खुश होती है। दिन फिर से पहले की तरह गुजरने लगते हैं। एक दिन भीमा समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था, क्योंकि उसका जाल अब बहुत ही कमजोर हो चुका था और नया जाल खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन उसे कोई मछली भी नहीं मिली थी। वह उदास मन से घर की तरफ वापस लौट रहा था। तभी तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। भीमा अब तेजी से घर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका घर बारिश से तहस महस हो चुका है और उसकी बीवी और बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। भीमा, अरे बाप रे, क्या हो गया? इस तरह तो मेरा परिवार बीमार पड़ जाएगा। हे भगवान, यह तूने क्या किया? अब मैं क्या करूं? रमा, आप चिंता ना करें, भगवान सभी की रक्षा करता है। आज की रात तो हमें इसी तरह गुजारनी होगी। सुबह होने पर हम सोचेंगे कि छत को कैसे ठीक करना है। भीमा अपने परिवार की इस दशा को देखकर बहुत दुखी होता है और मन ही मन अपने ईश्वर से मदद मांगता है। अगली सुबह भीमा जल्दी मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल जाता है ताकि कुछ ज्यादा पैसे जमा हो सके और वह घर की मरम्मत दोबारा से करा सके। रास्ते में उसे एक घायल कबूतर दिखाई देता है जो कि दर्द से कराह रहा होता है। भीमा, अरे यह कबूतर तो घायल है। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला बोल दिया है। भीमा समुद्र के पास जाकर कबूतर को थोड़ा सा पानी पिलाता है और उस कबूतर की चोट को भी साफ करता है। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद थोड़ी देर बाद कबूतर अच्छा महसूस करता है और दोबारा से उड़ने लायक हो जाता है। कबूतर,
हे नेक आदमी, खुद भी मुसीबत में होते हुए तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो और समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हो। आज तुम जैसे ही समुद्र में अपना जाल फेंकोगे तो उसमें एक सुनहरी मछली फंसेगी। यह कोई मामूली मछली नहीं होगी, बल्कि एक जादुई मछली होगी। इस जादुई मछली को अपने घर ले आना, क्योंकि यह जादुई मछली हर रोज एक मोती देगी, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। मगर ध्यान रहे, इस बात के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। यह कहते हुए कबूतर आसमान में उड़ जाता है। भीमा, अरे वाह, कबूतर भी आजकल बोलने लगे हैं। मैंने तो पहली बार ऐसे कबूतर को बोलते हुए देखा है। लेकिन क्या इसने जो कहा है वह सच है? क्या सच में मेरी जाल में एक जादुई मछली फंसेगी? चलो चल कर देखते हैं। भीमा जैसे ही समुद्र में अपना पहला जाल फेंकता है तो उसमें वजन महसूस होने लगता है। वह तुरंत जाल को खींचने लगता है, परंतु उसके जाल में कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक जादुई मछली फंसी थी जो सुनहरे रंग के कारण काफी चमक रही थी। यह देखकर भीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तुरंत उस मछली को लेकर घर की ओर भागता है। रमा, अरे क्या हुआ? इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? भीमा, रमा देखो, यह एक जादुई मछली है। आज मैंने एक घायल कबूतर की मदद की थी। उसने कहा था कि आज मेरे जाल में एक जादुई मछली फंसेगी। यह मछली हर रोज हमें एक कीमती मोती देगी, जिसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होगी। अब देखते हैं कल तक क्या होता है। रमा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। कबूतर की कही हुई हर एक बात सच होती जा रही है। इस तरह से तो हमारी हर एक मुसीबत दूर हो जाएगी। कल जब यह मोती देगी तो तुम उसे जाकर बाजार में बेच आना। इससे हमारी गरीबी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगले दिन वह सुनहरी मछली एक मोती देती है, जिसे भीमा बाजार जाकर बेच आता है। भीमा, रमा, उस कबूतर की कही गई बात तो सच है। सच में यह जादुई मछली बहुत ही कीमती मोती देती है। जब मैंने इसे बाजार में बेचा तो उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले, जिससे मैंने घर की जरूरतों का सामान और अपना एक नया जाल खरीद लिया है। कल यह एक फिर से मोती देगी। कल मैं फिर से बाजार में इसे बेचकर अपने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दूंगा। अगले दिन मछली फिर से एक मोती देती है और भीमा उसे बाजार में बेच आता है। इस तरह वह जादुई मछली हर रोज एक नया मोती देती है और भीमा उसे बाजार में जाकर बेच आता था। इस तरह वह काफी पैसा इकट्ठा कर लेता है। रमा, देखिए जी, भगवान ने आपकी अच्छाई का आपको इनाम दिया है। अब आपके पास काफी धन है। अब आप इन पैसों से एक नया और अच्छा व्यापार कर सकते हो। अब आप यह मछली पकड़ना छोड़कर कोई अच्छा सा व्यापार शुरू कर दीजिए और अपनी सुख भरी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। भीमा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं इन पैसों से कोई एक नया सा और अच्छा सा धंधा खोलूंगा। भीमा गांव में ताजे फलों की एक दुकान खोल लेता है, जो देखने में काफी सुंदर लगती है। भीमा अपनी दुकान पर ताजे फलों के साथ साथ ताजा जूस भी बेचने लगा और खूब पैसे वाला बन गया। कहते हैं ना, नेकी कभी खाली नहीं जाती। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की और घायल जानवरों की मदद करनी चाहिए, ताकि मुसीबत में हमें भी कोई सहारा दे सके। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। एक गांव में मनीराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। परिवार में केवल वह अकेला ही था, न बच्चे, न पत्नी और न ही कोई रिश्तेदार। पेट पालने के लिए वह अपने मालिक के यहाँ कपड़े बनाने का काम करता था, जिसके बदले में उसे थोड़ा बहुत धन मिलता था, जिसे वह अपने जीवन निर्वाह में खर्च कर देता था। एक दिन मनीराम अपने मालिक को अपने हाथों से सिले हुए कपड़े दिखाने के लिए जाता है। उसके मालिक को उसके हाथ से सिले हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं। वह गुस्सा होते हुए कहता है, क्यों रे मनीराम,
यह साड़ी है या फिर मछली पकड़ने का जाल? इसे तो ग्राहक देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। इससे हमारी दुकानदारी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम हमें भूखा मारना चाहते हो? नहीं नहीं मालिक, बूढ़ा हूँ, नजर कमजोर हो चुकी है, कुछ सही से दिखाई नहीं देता। एक आखिरी मौका दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुन रे मनीराम, तुम्हारे दादा और परदादा ने मेरे दादा की काफी सेवा की है। वह बहुत ही अच्छे कपड़े बनाया करते थे, जिन्हें बेचकर बाजार से काफी अच्छा दाम मिल जाता था। उन्हीं की बदौलत मैंने तुम्हें काम पर रखा हुआ है। अगर तुमसे काम ठीक से नहीं होता तो छोड़ दो। नहीं मालिक, मैं बूढ़ा हूँ, इस उम्र में मुझे कोई काम भी नहीं देगा और मुझे कोई दूसरा काम भी आता नहीं। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मनीराम की दुखियारी बातें सुनकर उसका मालिक कहता है, ठीक है, आखिरी मौका देता हूँ। अगर आगे से ठीक से काम नहीं किया तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। यह सब सुनकर मनीराम घर वापस आने लगता है और सोचता है, इस संसार में बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को हर कोई लात मारता है। न बच्चे हैं, न पत्नी है और आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं देता। करूँ तो करूँ क्या भगवान। इतने में वह पेड़ की जड़ों से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पेड़ की आड़ में खड़ी सफेद साड़ी पहने चुड़ैल को कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, उसे मनीराम जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह कहती है, मूर्ख आदमी, खुद ही अपनी मौत के मुंह में आ गया है। फिर अगले ही पल वह उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, यह तो बहुत ही खूबसूरत है। मनीराम के चेहरे को देखने के बाद वह मोहित हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। सूखा चेहरा और बाल भी झड़ चुके हैं, दांत भी न कुछ ही बचे हुए हैं, पतले पतले हाथ, पतले पतले पैर। ये तो बिल्कुल मेरी जैसा है। मुझे तो इससे प्यार हो गया। लेकिन चेहरे पे इतना सौंदर्य है कि मैं तो पागल ही हो गई। पता नहीं क्यों मुझे इससे प्यार हो रहा है। फिर वह अपने हाथ को बूढ़े मनीराम के हाथ में रख देती है और उसका भविष्य जानने लगती है। वह कहती है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, उम्र 70 साल, सिलाई करता है और किस्मत हर जगह ठोकर मार रही है। अरे अरे, यह तो बहुत ही दुखी इंसान है। मनीराम को गोद में उठाती है और घर की तरफ उड़ने लगती है। अगली सुबह चुड़ैल एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है और उसके घर में एक नई सिलाई मशीन, 10 से 15 बहुत ही सुंदर दिखने वाली साड़ियाँ और कुछ कपड़े जादू से प्रकट कर देती है और खाने में दाल चावल और रोटी बनाकर मनीराम के पास आती है। मनीराम उठता है और उठते ही पूछता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? दरअसल आप अपने ही घर पर हो। आप मेरे घर के सामने बेहोश पड़े थे, तो मैंने कुछ लोगों से कहकर आपको आपके घर पर छुड़वा दिया। धन्यवाद, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद कैसा? मैं आपकी पड़ोसी हूँ और पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। युवती खाना खाने को कहकर अपने घर जाने को कहती है। मनीराम उससे कहता है, बाहर बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में तुम अपने घर कैसे जाओगी? कोई नहीं, मुझे तो इस सब की आदत है। आप खाना खा लो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वह युवती वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा मनीराम उठकर सिलाई मशीन और वहाँ पर रखे नए कपड़ों को देखने लगता है और कहता है, काफी सुंदर कपड़े हैं, ये देखकर तो मालिक खुश हो जाएंगे। फिर मनीराम खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह अपने मालिक को सिले हुए कपड़े दिखाने के लिए जाता है। आ गए मनीराम, आज तो कोई अच्छा कपड़ा सिल कर लाए होगे या नहीं? देखो, अगर इस बार तुमने लापरवाही करी तो तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेना। इतने में मनीराम अपने कपड़े की पोटली खोल देता है
उसका मालिक एक एक कपड़े उठा उठा कर देखता है और कहता है, अरे वाह, इतने सुंदर कपड़े। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। इन कपड़ों का बाजार में अच्छा दाम मिलेगा और लोग मनचाहे दाम पर इन कपड़ों को लेना चाहेंगे। अरे मुनीम सुनो, मनी राम को उसकी मेहनत का फल दे दो और नया कपड़ा और धागा भी दे देना, ताकि मनी राम और भी नए कपड़ों की सिलाई कर सके। यह सुनकर मनीराम काफी खुश होता है और कहता है, धन्यवाद मालिक, अब मैं और अच्छे से काम करूंगा। और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मनीराम के घर आते ही वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वह आवाज लगाता है, कौन है अंदर? तभी वह युवती आवाज देती है, मैं हूँ। तुम अंदर कैसे गई? मैं तो बाहर से ताला लगा कर गया था। ताला ही तो लगा कर गए थे, चाबी तो घुमाना भूल ही गए थे। चतुराई से बातें घुमाकर युवती ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बना रही हूँ, पहले खा लेना, उसके बाद ही काम पर लगना। देखो, मेरा इतना ध्यान मत रखो, मेरा कोई नहीं है और तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ देर बाद मनीराम कहता है, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह सुनकर भाग्यवती अचानक से बोलती है, क्या क्या कहा अभी अभी आपने? अरे कुछ नहीं, तुम गलत मत समझना। युवती खाना पका रही होती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मनीराम, देखो, तुम इतना मन लगाकर मेरा काम कर रही हो और इतना ध्यान रख रही हो, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी अकेला ही हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? यह सुनकर युवती खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखा दूँ और तुम मेरी खूबसूरती देख लो, फिर उसके बाद ये तय करना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। मनीराम कहता है, इस बुढ़ापे में देह सौंदर्य का क्या फायदा? हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है, वही हमारे लिए काफी है। लेकिन फिर भी तुम इस तरह सब कुछ अपने बारे में बताना चाहती हो तो बिल्कुल बता सकती हो। वह युवती मनीराम को अपनी सारी कहानी सुनाती है और बताती है कि वो पेड़ की एक चुड़ैल है और ऐसे ऐसे उसका मन मोह जाने के कारण वो उसके साथ चली आई और उसके लिए जादुई सिलाई मशीन और कुछ कपड़े और अच्छे अच्छे कपड़े उसके लिए भेंट में रख दी है और अब उसके साथ वह जीवन व्यतीत करना चाहती है। यह सब सुनकर मनीराम बुरी तरह से डर जाता है और दबे पांव वहाँ से गांव की ओर भागने लगता है। लेकिन चुड़ैल का मनीराम को डराने का कोई मकसद नहीं था। वह उसे रोकते हुए कहती है, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ दुष्ट इंसान, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। रोते हुए कहती है, चलो छोड़ो, मैंने जादुई मशीन और कुछ नए कपड़े अपने जादू से तुम्हारे इस घर में छोड़ दिए हैं। अपना ध्यान रखना और हंसी खुशी अपना जीवन जीना। चुड़ैल भले ही डरावनी और भयानक थी, लेकिन स्वभाव से काफी कोमल और मददगार थी। रोते रोते आसमान में उड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। मोहनगंज नाम के एक गांव में पवन नाम का एक किसान रहता था। पवन अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। उसी से आने वाले थोड़े बहुत पैसों से ही उसका घर चलता था। पवन के घर में उसकी पत्नी पूनम और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पूनम, मैंने अपनी जमीन पर आम के पेड़ लगाए हैं। पड़ोसी किशोर बता रहा था कि पिछले साल आम काफी अच्छे दामों में बिके हैं और शहर भर में तो आमों की खपत भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने अपने खेत में भी आम के पेड़ लगा दिए हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस साल हम 2 गुना मुनाफा कमाएंगे और अपने घर की मरम्मत भी करवा देंगे।
इसी के साथ साथ बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। पूनम, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। हमारे आम भी अच्छे दामों में बिकेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। पवन, हाँ हाँ, अब मैं भी खेत पर जाता हूँ। पवन रोजाना अपने खेतों पर जाकर पौधों को पानी देता और खूब सेवा करता था ताकि बहुत ज्यादा फल दे सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। पवन के आम के पेड़ अब फल देने के लिए तैयार हो चुके थे। पवन का दोस्त किशोर का भी खेत उसके बगल में ही था। वो दोनों काम करने के साथ साथ बातचीत भी करते रहा करते थे। किशोर, पवन भैया, आपकी जमीन पर आम के पेड़ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार आम के पेड़ों का मजा आप ही ले पाएंगे और बहुत अच्छे फल आने वाले हैं आपके पेड़ों पर। पवन, हाँ किशोर, मैंने मेहनत तो बहुत की है। अब भगवान की कृपा से फल तो अच्छा ही आना चाहिए। इस बार मुनाफा भी ज्यादा होगा। किशोर, भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखे। बस इस बार कोई तूफानी बारिश ना आए। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि अगर इस बार ज्यादा बारिश हो गई तो काफी फसल नष्ट हो जाएगी। बस उन लोगों की यही बात सुनकर मेरे मन में डर बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही की हुई सारी मेहनत बेकार चली जाए। पवन, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। भगवान सभी का भला करते हैं, उन पर भरोसा रखो। अपना अपना काम खत्म करके पवन और किशोर अपने अपने घर लौट आते हैं। पवन ने किशोर को तो दिलासा दे दिया, लेकिन घर पहुंचने के बाद यह बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गई। वह सोचने लगा कि अगर सच में तूफानी बारिश हुई तो उसकी हुई सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में बैठा पवन बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। पूनम, यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पवन, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो लगता है इस बार पूरे गांव की फसल बर्बाद हो सकती है। और मैंने तो इतने महीनों तक खेतों में जी जान से मेहनत की है, वह सब बर्बाद हो जाएगी। पूनम, चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। पवन, तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले ऐसी ही बारिश आई थी। पूरे गांव के खेत बर्बाद हो गए थे। उस साल गांव में किसी को भी उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। यदि इस बार भी ऐसा हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात है, हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मुझे कुछ और काम करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह चिंता और सोच में पवन पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन पवन सुबह बारिश बंद होते ही अपने पेड़ों को देखने भागता है, परंतु वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा था। सभी पेड़ और फसलें बर्बाद हो चुके थे। पवन सर पकड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। किशोर, अरे भैया, यह तूफानी बारिश ने तो सभी किसानों की फसल और पेड़ को बर्बाद कर दिया। देखो तुम्हारी और हमारी मेहनत पर किस तरह पानी फिर गया। पवन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें इस फसल से लगाई हुई थी। मैं अपना घर चलाने के लिए क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किशोर, अरे भैया, सभी का यही हाल है। गांव में जितने भी किसान हैं, सभी पर यही मुसीबत आई है। किशोर वहाँ से चला जाता है, परंतु पवन वहीं बैठा बैठा रोता रहता है। काफी देर वहाँ उदास बैठे रहने के बाद पवन जब अपने घर की ओर जाता है तो घर का नजारा देखकर उसका मन और दुखी हो जाता है। बारिश के पानी से घर की छत बह रही थी और भूखे प्यासे बीवी और बच्चे कोने में छुपकर बैठे थे। पूनम, अरे कहाँ थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, छत से कितना पानी टपक रहा है और भूखे प्यासे बच्चे कब से खाने की तलाश में हैं। मैं खाना कहाँ से लाऊं? ना तो घर में राशन है और ना ही सोने की जगह। आप कुछ कीजिए ना, मुझसे बच्चों का इस तरह बिलखना देखा नहीं जाता। पवन, पूनम, मैं कुछ करता हूँ। हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। भगवान न जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है।
मैं बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अपनी बीवी बच्चों का ये हालत देखकर पवन मन ही मन रोने लगता है। अपने बच्चों के खाने के इंतजाम के खातिर पवन घर से भागता हुआ बाजार की दुकानों की ओर जाता है, परंतु बारिश होने के कारण उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिलती, क्योंकि उस आफत भरी बारिश में सभी का बुरा हाल था। बहुत भारी मन से पवन खाली हाथ निराश होकर अपने घर को लौटने लगता है। तभी अचानक उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। पवन या किसी पक्षी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जब वह इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे एक घायल चिड़िया सामने जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जो दर्द से पूरी तरह कराह रही थी। पवन अरे, यह चिड़िया को किसने घायल कर दिया? लगता है यह भी इस बारिश में ही घायल हुई है। पवन उस घायल चिड़िया को देखकर अपने जख्म भूल जाता है और उस चिड़िया के जख्म को साफ करके उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ देर में चिड़िया का दर्द कम होता है और वह पवन से कहती है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम खुद कितने दुखी और परेशान थे, फिर भी तुमने एक चिड़िया के दर्द को देखा। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। पक्षी को इस तरह बोलता हुआ देख पवन बहुत हैरान हो जाता है। पवन तुम एक पक्षी हो, फिर भी इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? लगता है तुम एक साधारण चिड़िया नहीं हो। चिड़िया हाँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं देखना चाहती थी कि इतने बड़े दुख में भी क्या तुम मेरी मदद करोगे। तुम इस परीक्षा में पास हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, जो भी इच्छा जाहिर करोगे वह पूरी होगी। पवन कुछ सोचने के बाद चिड़िया से कहता है, आप तो सब जानती हैं, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। मेरे पेड़ फल देने को तैयार थे, परंतु ऐसी तूफानी बारिश आने की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। आप मेरी कुछ ऐसी मदद करें जिससे मेरी सारी फसल पहले की तरह ठीक हो जाए और मैं इस मुसीबत से निकल पाऊं। चिड़िया मैं तुम्हें कुछ बीज दे रही हूँ, जिन्हें तुम कल सुबह अपने खेतों में डाल देना। फिर देखना तुम्हारे पेड़ों पर सोने की आम लगेंगे। तुम्हारे जो भी पेड़ बर्बाद हो गए हैं वह सभी उनके जादू से ठीक हो जाएंगे और उन पर सोने के आम लगेंगे। इसके बाद तुम्हें कभी भी चिंता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिड़िया वह जादुई बीज देकर वहाँ से उड़ जाती है। पवन वहीं बैठा सोच रहा होता है। पवन भाई, क्या इस चिड़िया ने सच में जादुई बीज दिए होंगे? क्या सचमुच मेरे बागों में सोने के आम लगेंगे? ऐसा हो गया तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी और मैं सुख का जीवन बिता पाऊंगा। पवन उन बीजों को उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद पूनम, आप कहाँ गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, आप कुछ कहकर भी नहीं गए थे। पवन मैं अपने खेतों पर गया था, वहाँ सारी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मैं वहीं बैठा रो रहा था, तभी कुछ जादुई घटना हुई। यह कहते हुए पवन पूनम को सारी कहानी विस्तार से समझाता है कि किस तरह उस जादुई चिड़िया ने पवन को जादुई बीज दिए। पूनम, अरे, क्या आप सच कह रहे हैं? चिड़िया ने आपको जादुई बीज दिए हैं, तो जरूर हमारे खेतों में सोने के ही आम निकलेंगे। उसकी कही बात जरूर सच होगी। तुमने उस चिड़िया की मदद करके अच्छा ही किया। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बस अब हमें अपने खेतों में जादुई फसल का इंतजार करना होगा। पवन और पूनम सो जाते हैं और अगली सुबह ही पवन खेतों पर जाकर वह जादुई बीज डाल देता है। उन्हें अच्छी तरह पानी देता है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद पवन के आम के पेड़ों पर सचमुच के सोने के आम नजर आते हैं। पवन, अरे, मैं यह क्या सपना देख रहा हूँ?
यहाँ तो सचमुच सोने के आम लगे हुए हैं। उस चिड़िया की कही हुई बात सच हो गई। मैं जल्दी से ही आम तोड़ कर घर ले जाता हूँ और इन्हें तुरंत जाकर बाजार में बेच देता हूँ। धन्यवाद भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। पवन एक एक करके सभी आम तोड़ने लगता है। आम तोड़कर वह घर की ओर दौड़ता है। पवन, देखो पूनम, देखो उस चिड़िया की कही हुई बात सच हुई। अब हमारी गरीबी के दिन गए। देखो सोने का आम कमाल हो गया ना। पूनम, अरे यह तो सचमुच के आम है। इन्हें बेचने पर तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा, परंतु आप अभी केवल एक ही आम बाजार लेकर जाएं और उसे बेच कर आओ। सारे आम एक साथ ले जाना खतरनाक होगा। पवन एक आम लेकर बाजार जाता है और उसे बेचने के बाद उसे काफी पैसा मिलता है। पवन, पूनम, हमें केवल एक आम बेचने पर ही इतना सारा पैसा मिल गया, तो बाकी के आम मैं बाद में बेचूंगा। पूनम, क्यों ना आप खेतों का काम छोड़कर आभूषणों की एक दुकान खोल लें। इतने आमों से तो काफी आभूषण तैयार हो जाएंगे और उनसे काफी मुनाफा भी होगा। पवन। हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। इसके बाद से पवन एक आभूषणों की दुकान खोल लेता है, जो कि काफी अच्छी चलने लगती है। इसीलिए कहते हैं नेकी कभी खाली नहीं जाती। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी उसके बदले में मदद का फल मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।